गुड मॉर्निंग। तो क्लास 12 में हम क्या पढ़ रहे थे? डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट हो चुका था। उसकी फिनोटिपिक रेशो जीनोटिपिक रेशो हमने निकाल ली थी। नेक्स्ट डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर ही हमारा जो मेंडल का थर्ड लॉ था वो क्या था? अप्लीकेबल था। मेंडल का थर्ड लॉ क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या बताया था कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो हमारी F2 जनरेशन आई थी, सॉरी F1 जनरेशन आई थी, तो F1 जनरेशन कैसी आई थी? हमारी हाइब्रिड आई थी। कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, यानी कि किस फिनोटाइप को डिनोट कर रहे थे? ये राउंड शेप को और येलो कलर को। किसका? सीड का। तो इसके अंदर जो हमारी F1 जनरेशन आई थी, तो इसी के अंदर हमारा क्या होगा? थर्ड लॉ अप्लीकेबल होगा। कौन सा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस लॉ के अंदर हमारे पास कितने टाइप के गैमेट बने थे? 4 टाइप के गैमेट बने थे। तो जो हमारे गैमेट है वो इंडिपेंडेंटली कैसे असॉर्ट हुए कि जो हमारे पास 2 करेक्टर्स थे, एक किसका? राउंड कलर शेप का और दूसरा किसका? येलो कलर का। तो जो कैपिटल R है वो अपने आप में क्या है? इंडिपेंडेंट है कि वो स्मॉल y के साथ भी गैमेट बना सकता है और कैपिटल Y के साथ भी, यानी कि इंडिपेंडेंटली किसी के साथ भी असॉर्ट हो सकता है। कैपिटल Y के साथ भी असॉर्ट हो सकता है और स्मॉल y के साथ भी। सीधे जो हमारा स्मॉल r था किसके लिए था? जो रिंकल्ड शेप के लिए, वो कैपिटल Y के साथ भी असॉर्ट हो सकता है, यानी कि इसके साथ भी गैमेट बना सकता है और स्मॉल y के साथ भी क्या कर सकता है? गैमेट बना सकता है। तो यही क्या था हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि हमारा हर कैरेक्टर्स या हर कैरेक्टर अपने आप में क्या है? इंडिपेंडेंट है, कि वो किसी भी दूसरे गैमेट के साथ मिलकर क्या कर सकता है? सॉरी, दूसरे कैरेक्टर के साथ मिलकर कर सकता है? गैमेट का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये तीनों लोग किसने दिए थे? मेंडल्स ने। किसके ऊपर दिए थे? पी प्लांट के ऊपर। कब दिए थे? 1865 के अंदर। लेकिन कुछ रीजन थे जिनकी वजह से जो उनका वर्क था, जो उन्होंने पी प्लांट के ऊपर किया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, डाई हाइब्रिड क्रॉस का, वो कैसा रहा? अननोटिस्ड रहा, कि लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो वो रीजन क्या क्या थे और कब तक अननोटिस्ड रहा? 1900 तक क्या रहा उनका वर्क? नोटिस्ड रहा। तो इसकी क्या क्या रीजन थी? फर्स्ट रीजन क्या था कि उस टाइम जो कम्युनिकेशन था वो ईजी नहीं था। इसका मतलब क्या कि उस टाइम पे क्या था? कम्युनिकेशन की जो अवेलेबिलिटी थी वो क्या थी? अच्छी नहीं थी। लोगों के पास क्या था? इंटरनेट क्या था? इंटरनेट बहुत कम था। तो लोगों के पास जो उनका वर्क था वो पहुंच नहीं पाया। तो कैसा रहा? वो अननोटिस्ड रहा। सेकंड कि मेंडल ने जो भी डिस्क्रीट यूनिट का यूज किया था, जिसको हमने क्या नाम दिया? फैक्टर्स। जैसे कि टॉल प्लांट के लिए किसका दिया था? कैपिटल T का। स्मॉल, उसमें ड्वार्फ के लिए स्मॉल t का। तो जो ये फैक्टर्स दिए थे, लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। कि अलग अलग उन्होंने अलग अलग ट्रेड के लिए क्या दिया? अलग अलग फैक्टर दिए थे, तो लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। थर्ड क्या था कि मेंडल ने जो अपना वर्क था, जैसे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस की जब रेशियो निकाली थी, तो उसके लिए उन्होंने जिस मैथमेटिक्स का यूज किया था, उस मैथमेटिक्स को लोगों ने क्या किया? एक्सेप्ट नहीं किया। तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया तो उनके वर्क को भी एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए उसका वर्क कैसा रहा? अननोटिस्ड रहा। थर्ड, जो उन्होंने फैक्टर्स के लिए कहा था, उन्होंने क्या कहा था कि जो ये फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स ही वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे। तो उसका उनके पास कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं था। तो कोई भी फिजिकल प्रूफ ना होने की वजह से लोगों ने क्या किया? इसके वर्क को एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये सभी रीजन थे जिनकी वजह से लोगों ने क्या किया? मेंडल के वर्क को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद 3 साइंटिस्ट आए थे। कब? 1990 के अंदर 3 साइंटिस्ट आए थे। कौन कौन से? पहला क्या था? हुगो डी वेरिज। सेकंड साइंटिस्ट कौन से थे? कोन्स। और थर्ड कौन से थे? टेस्टमार्क। 1900 के आसपास ये तीनों साइंटिस्ट आए थे और तीनों ने क्या किया कि जो मेंडल ने अपना रिजल्ट आया था, मेंडल का रिजल्ट, उसी को उन्होंने क्या कर दिया? रीडिस्कवर किया। दोबारा से उसको डिस्कवर किया, यानी कि दोबारा उन्होंने क्या किया? उन्हीं के रिजल्ट पर अपना वर्क किया। लेकिन उन्होंने कैसे वर्क किया था? इंडिविजुअली। तीनों ने अलग अलग क्या किया था? अपना वर्क किया था। और वर्क करने के बाद जो उनका रिजल्ट निकला था, तो उन्होंने क्या बताया कि जो मेंडल का वर्क था वो क्या था? एप्रोप्रिएट था। और उन्होंने क्या किया फिर? जो माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने क्या देखा? सेल की स्टडी की। और सेल की स्टडी के अंदर क्या देखा? उन्होंने न्यूक्लियस का स्टडी डिस्कवर किया। और न्यूक्लियस के अंदर क्या देखा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा कि ये कैसा होगा? डबल होगा। और सेल डबल कब होगा? सेल डिवीजन से पहले।
कि सेल डिवीजन से होने से पहले न्यूक्लियस कैसा था, डबल था, उसके बाद ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया। और उन्होंने इनको न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल देखा था उनको क्या नाम दिया, क्रोमोजोम्स नाम दिया। तो उन्होंने क्या बताया कि जिस तरह मेंडल ने फैक्टर्स का यूज किया था, उन फैक्टर्स को इन्होंने किसका नाम दे दिया, क्रोमोजोम का। और यहीं से हमारी कौन सी थ्योरी आई थी, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या थी, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोजोमल थ्योरी के अंदर क्या बताया गया था कि जो मेंडल ने क्या कहा था कि जो हम कुछ फैक्टर्स है हेरिडिटी के, कि जो फैक्टर है वो किस में हेल्प करेंगी, हेरिडिटी के अंदर। हेरिडिटी क्या होती है कि जो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम पेरेंट्स टू जनरेशन, कि पेरेंट्स से जनरेशन के अंदर जिन भी कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है उनको उन्होंने क्या नाम दिया, उसका फैक्टर्स नाम दिया। लेकिन क्रोमोजोमल थ्योरी में क्या दिया गया कि जो क्रोमोजोम ही वही मटेरियल है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, यानी कि जो इनहेरिटेंस का काम करेंगे। तो उन्होंने इस थ्योरी को क्या नाम दिया, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इस थ्योरी को कब प्रपोज किया गया था, 1902 के अंदर। दो साइंटिस्ट आए थे, कौन कौन से, सूटन एंड बाउरी। तो सूटन और बाउरी ने इंडिपेंडेंटली क्या किया था, इस थ्योरी को प्रपोज किया था। कैसे प्रपोज किया था कि जो सूटन है, सूटन ने क्या किया था, एक किस पे वर्क किया था अपना, ग्रास हॉपर के ऊपर। किस, जो सूटन साइंटिस्ट थे, क्या नाम था, वोल्टर सूटन। उन्होंने क्या किया था, 1902 के अंदर किस पे ऊपर वर्क किया था, ग्रास हॉपर के ऊपर वर्क किया था। तो ग्रास हॉपर पे वर्क करके उन्होंने क्या देखा कि जब भी इसके अंदर क्या होगा, सेल्स का डिवीजन होगा, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन होगा, तो क्या होगा, मियोसिस होगा। कि गैमेट फॉर्मेशन के लिए कौन सा सेल डिवीजन होता है, मियोसिस। तो मियोसिस के टाइम में क्या होगा कि जो ये क्रोमोजोम्स है इसके अंदर, किसके अंदर, क्रोमोजोम के, सॉरी, ग्रास हॉपर के न्यूक्लियस के अंदर जो भी क्रोमोजोम है वो क्या हो गए, सेपरेट हो गई, क्रोमोजोम सेपरेट हो गई। और क्रोमोजोम सेपरेट होते ही किसका फॉर्मेशन हो गया, गैमेट्स का। कि हाफ क्रोमोजोम एक गैमेट के अंदर आ गए, हाफ क्रोमोजोम दूसरे गैमेट के अंदर आ गए। तो उन्होंने क्या जंक्शन निकाला कि इसके अंदर जो गैमेट्स आए हैं वो हाफ गैमेट कहाँ से आए, फादर से, हाफ गैमेट कहाँ से आए हैं, मदर से आए हैं। तो उन्होंने अपने इस रिजल्ट को किसके साथ मैच किया, मेंडल्स की लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के साथ। तो मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में भी क्या बताया गया था कि हाफ कैरेक्टर्स कहाँ से आएंगे, जो हाफ फैक्टर है, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो हाफ फैक्टर कहाँ से आएंगे, फादर से, और हाफ फैक्टर कहाँ से आएंगे, मदर से। और वोल्टन सूटन ने भी क्या देखा, जो ग्रास हॉपर पे वर्क कर रहे थे उन्होंने क्या देखा कि पहले तो क्रोमोजोम किस में प्रेजेंट थे, पेयर के अंदर प्रेजेंट थे, कि एक ही क्रोमोजोम की कितनी कॉपी थी, 2 कॉपी थी। लेकिन जब मियोसिस हुआ तो गैमेट्स में क्या हो गई, ये हाफ हाफ हो गई, एक कॉपी एक गैमेट के अंदर चली गई, दूसरी कॉपी दूसरे गैमेट के अंदर चली गई। यही डेफिनेशन किसने दी थी, मेंडल्स ने। मेंडल ने भी क्या बताया था कि जब गैमेट का सेपरेशन होगा, यानी जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा, दोनों फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, हाफ एक गैमेट में चले जाएंगे, हाफ दूसरे गैमेट्स के अंदर। तो कौन सा सेल डिवीजन था, मियोसिस। उसी टाइम पे दूसरे साइंटिस्ट आए थे, कौन से, थियोडर बोवरी। थियोडर बोवरी ने क्या बताया, वो किस पे वर्क कर रहे थे, ऑर्गेनिज्म है कौन सा, सी अर्चिन। सी अर्चिन पे क्या किया उन्होंने, अपना एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या देखा कि जो एम्ब्रियो था किसका, सी अर्चिन का, किसके अंदर क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बना, जाइगोट से क्या बना, जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर, जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो। तो उन्होंने क्या देखा कि जो एम्ब्रियो बना है उस एम्ब्रियो के अंदर जो क्रोमोजोम है कैसे प्रेजेंट है, पेयर के अंदर। तो क्रोमोजोम किस में प्रेजेंट थे, पेयर के अंदर प्रेजेंट थे। और बाद में जाकर क्या हुआ, इसके अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम उन्होंने क्या देखा कि जो एम्ब्रियो था किसका, सी अर्चिन का एम्ब्रियो था, उसके अंदर क्या प्रेजेंट थे, क्रोमोजोम प्रेजेंट थे। और क्रोमोजोम किस फॉर्म में प्रेजेंट थे, पेयर्स की फॉर्म में। दोनों ने क्या किया, सूटन और बाउरी ने अपने अपने कंक्लूजन दिए और उन्होंने दोनों ने मिलकर एक सिंगल थ्योरी को प्रपोज किया। और सिंगल थ्योरी कौन सी थी, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस।
कि जो क्रोमोजोमल थ्योरी थी किसकी, इनहेरिटेंस की, उसको क्या किया उन्होंने, अप्लाई किया। तो यही क्या था, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो उन्होंने फिर क्या किया कि मेंडल के वर्क के साथ उन्होंने क्या किया, अपने वर्क को कंप्रोमाइज किया। तो मेंडल वर्क क्या था कि सबसे पहले मेंडल ने क्या लिए थे, फैक्टर्स लिए थे। और फैक्टर्स किस फॉर्म में लिए थे उन्होंने, अपने फैक्टर्स टोल और ड्वार्फ में, यानी कि अलग अलग फैक्टर लिए थे। एक कौन सा था, डोमिनेंट फैक्टर, एक कौन सा था, रिसेसिव फैक्टर। और कैसे लिए थे उन्होंने, पेयर्स के अंदर। तो इन्होंने अपने जो क्रोमोजोम थे किस फॉर्म में लिए थे, पेयर्स के अंदर लिए थे। तो फर्स्ट में क्या था उनका, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बताया था कि जो भी क्या होगा, कैपिटल होगा, यहाँ से क्या है, कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी आपस में क्या कर गई, F1 जनरेशन बना ली। तो F1 जनरेशन में उन्होंने क्या बताया था कि जो भी अपने आप को क्या करेगा, शो करेगा, वो क्या होगा, डोमिनेंट। तो ये ट्रेट कैसी थी, डोमिनेंट थी। ये ट्रेट कैसी थी, रिसेसिव। इन्होंने इसको क्या नाम दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंट। इन्होंने भी क्या बताया था कि जो क्रोमोजोम्स वो कैसे प्रेजेंट होंगे, पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। कि एक क्रोमोजोम कहाँ से आएगा, फादर से आएगा, दूसरा क्रोमोजोम कहाँ से आएगा, मदर से आएगा। इसके अंदर भी एक फैक्टर कहाँ से आया था, फादर से आया था, दूसरा फैक्टर कहाँ से आया था, मदर से। तो मेंडल का जो वर्क था वो इनकी क्रोमोजोमल थ्योरी से क्या हो रहा था, मैच हो रहा था। सेकंड लॉ के अंदर क्या हुआ था उन्होंने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर मेंडल ने क्या बताया था कि जब भी क्या होगी, गैमेट की फॉर्मेशन होगी, मानो यहाँ से क्या है, गैमेट, ये क्या है, एक पेरेंट है, यहाँ पर कौन सा होगा, दूसरा पेरेंट्स। कि जब भी गैमेट की फॉर्मेशन होगी तो दोनों ही फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। हाफ हाफ क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा ईच गैमेट के अंदर। तो क्रोमोजोमल थ्योरी में भी क्या था कि जब यहाँ से क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो क्रोमोजोम कहाँ चले जाएंगे, हाफ एक सेल के अंदर और हाफ दूसरी सेल के अंदर। म्यूसिस में क्या होता है, सेल्स का डिवीजन होगा। तो यहाँ पर एक सेल थी, एक सेल के अंदर कितने क्रोमोजोम थे, 2 क्रोमोजोम थे। एक क्रोमोजोम किस में गया, एक सेल के अंदर, दूसरा क्रोमोजोम किसके अंदर गया, दूसरी सेल के अंदर गया। तो ये क्या थी, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ, सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहाँ तक क्या था उसका। थर्ड क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर क्या था कि हमारे पास कितने फैक्टर थे, डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमारे पास क्या थे, 2 कैरेक्टर्स थे। 2 कैरेक्टर्स के अंदर जब हमारी जो F1 जनरेशन आई थी तो इसके पास क्या था, ये कैपिटल आर क्या था, अपने आप में फ्री था कि इसके साथ भी गैमेट बना सकता है और इसके साथ भी, सॉरी, कैपिटल वाई के साथ भी गैमेट बना सकता है और स्मॉल वाई के साथ भी। और स्मॉल आर क्या, कैपिटल वाई के साथ भी गैमेट बना सकता है और स्मॉल वाई के साथ भी। तो ये क्या था हमारे पास, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसी तरह क्रोमोजोम्स के अंदर भी क्या था कि मान लो हमारे पास क्या है, 4 टाइप के क्रोमोजोम है। ये क्या हमारे पास 4 टाइप के क्रोमोजोम्स है। जब क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो ये वाला क्रोमोजोम इसके साथ भी गैमेट बना सकता है और इसके साथ भी गैमेट बना सकता है। ये वाला क्रोमोजोम इसके साथ भी बना सकता है और इसके साथ भी बना सकता है। मान लो ये क्या है हमारे पास, 2 टाइप, डिफरेंट टाइप के क्रोमोजोम्स है। यहाँ से गैमेट क्या बनेगा कि ये वाला क्रोमोजोम एक गैमेट ये बना सकता है, दूसरा एक गैमेट ये बना सकता है, थर्ड गैमेट क्या बन सकता है कि ये वाला क्रोमोजोम इसके साथ भी गैमेट बना सकता है और इसके साथ भी गैमेट बना सकता है। यानी क्रोमोजोम भी आपस में क्या है, इंडिपेंडेंटली किसी के साथ भी असॉर्ट हो सकते हैं कि ये इसके साथ गैमेट बना सकता है और इसके साथ भी गैमेट बना सकता है, ये वाला इसके साथ भी गैमेट बना सकता है और इसके साथ भी। तो क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसी को क्या नाम दिया गया था, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। कि क्रोमोजोम भी मेंडल के फैक्टर्स की तरह क्या अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंटली किसी के साथ भी असॉर्ट हो सकते हैं। तो यही क्या था, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और क्रोमोजोमल थ्योरी को क्या किया गया, जो मेंडल के वर्क थे उसके पैरेलल में रखा गया। दोनों कैरेक्टर क्या था, सेम था। डिफरेंस कहा था कि मेंडल ने तो ये कहा था कि जो फैक्टर्स है वो ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर, लेकिन जो सूटन और बावरी थे उन्होंने क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है वो क्या है, क्रोमोजोम है। सिर्फ यही डिफरेंस था। और बाद में उन्होंने इन क्रोमोजोम्स के अंदर क्या बताया कि क्रोमोजोम के अंदर कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं और वो जीन क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। तो बेसिकली जीन क्या होता है कि डीएनए का एक सेगमेंट होगा। कैसा सेगमेंट, फंक्शनल सेगमेंट, जो आके जाकर किसका फॉर्मेशन करेगा,
प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा और यही प्रोटीन क्या करेंगे, कैरेक्टर को डिसाइड करेंगे कि किसके अंदर कौन सा फंक्शन परफॉर्म होना है। तो सब कौन कंट्रोल करता है, जीन। तो जीन क्या हो गई, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। थैंक्स।